Hello students, we were reading the chapter Poets and the Pancakes. We have completed till here. Today I will start from this line. It seemed against Subbu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them, such a charitable and improvident man. And yet he had enemies. In addition to this, Subbu was very generous, he was very charitable, he would let all the friends and relatives put up at his place, and everyone thought him as an enemy. Why they thought like this? Was it because he seemed so close and intimate with the boss, or was it his general demeanor that resembled a sycophant's? Subbu had lots of enemies in Gemini Studio. Why is it so? He was very intimate to the SS Bosson, या फिर उसका जो डेमिनर था, डेमिनर मीन्स द वे यू बिहेव, जैसा आप बिहेव करते हो, विच गिव्स पीपल एन इम्प्रेशन ऑफ योर कैरेक्टर एंड फीलिंग, जो उसका बेसिक जो नेचर है, बिहेवियर है, तो उसकी वजह से क्या उसको हेट करते थे वो, और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, and he always says good things to the people. In any case, there was this man in makeup department who would wish the direst things for Subbu. Everyone thought that Subbu was just trying to flatter the boss, but the office boy hated Subbu very intensely. Direst means very deeply, very पुअर क्वालिटी की उसकी थॉट रखता था वो टुवर्ड्स सुब्बू. यू सॉ सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस, बट इन द अटेंडेंस रोल्स ही वॉज grouped under a department called the story department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets. He was grouped under a department called the story department. और एक ग्रुप का एक मेंबर था वो, जो कि एक स्टोरी डिपार्टमेंट थी. कंप्राइजिंग अ लॉयर, उसमें एक लॉयर भी था, एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स, और उसमें जो असेंबली थी जिसमें जो बहुत सारे मेंबर्स थे, दे वर राइटर्स, दे वर पोइट्स. नाउ वी कम टू द सेकेंड सेगमेंट ऑफ द लॉयर. अब यहाँ पे हम लॉयर की अब बात करेंगे. द लॉयर वॉज अ, थोड़ा सा वो शेडी है, हु फॉलोड इलीगल मैथड. क्या क्या करता है वो? The lawyer was also officially known as the legal advisor. As we all know, जो lawyers हैं उनकी एक सोसाइटी में एक रेपुटेशन है, but everybody referred to him as the opposite. जो उसके बारे में सोचते हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट था उसके. एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस. नाउ अब यहाँ पे एक स्टोरी के थ्रू बताया है लीगल जो एडवाइज़र है, जो लॉयर है, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में. एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस हु वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल. टेम्परामेंटल मीन्स शॉर्ट टेम्पर्ड जिसको बोलते हैं. वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स, एक बार उसको गुस्सा आ जाता है सेट पर, जेमिनी स्टूडियो के अंदर. तो इस एक्ट्रेस को के साथ क्या होता है? वाइल एवरीवन स्टूड स्टन, तो सभी लोग जो थे दे वर ऑल शॉक्ड आफ्टर सीइंग हर. द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, और वो टेप रिकॉर्डर उसके पास होता है, रिकॉर्डिंग उसकी स्टार्ट करता है और वो चुपके से स्विच ऑन करता है. व्हेन द एक्ट्रेस पॉज फॉर ब्रीथ, जैसे ही वो थोड़ा सा ब्रीथ लेने के लिए पॉज करती है, स्टॉप हर बाय सेइंग दैट स्टॉप फॉर 1 minute प्लीज एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग. आफ्टर दैट ही प्ले द रिकॉर्डिंग, जो उसने रिकॉर्ड की थी वो प्ले होती है. देयर वॉज नथिंग incriminating, unmentionably fall about the actress tirade against the producer. Incriminating means making someone appear guilty of a crime for a wrong doing. मतलब किसी को उसने इतना भी कुछ नहीं बोला था, there was nothing, उसने ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि उसको गिल्ट फील हो कि उसने कोई क्राइम किया है. और unmentionably means very embarrassing,
एम्बेरसिंग तरीके से कि इसमें कोई एम्बेरसिंग होने की भी कोई बात नहीं थी. अबाउट द एक्ट्रेस टायरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर, उसने प्रोड्यूसर के अगेंस्ट ऐसा कुछ भी नहीं बोला था जो कि अनऑफिशियल हो. बट व्हेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट शी वॉज स्ट्रक डाउन. She was so shaken by this incident that she couldn't act ever again. अब उसको वो इतना ज़्यादा शॉकिंग लगा. A girl from the countryside, she hadn't gone through all the stages of worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself capitulated into. नाउ जो लड़की थी वो, जो एक्ट्रेस थी वो, शी बिलोंग्स टू कंट्री साइड, गाँव की थी. शी हैडंट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस. अभी इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था उसको. लाइफ के जो एक्सपीरियंस होते हैं डिफरेंट स्टेजेस में, दैट जनरली प्रिसीड अ पोजीशन. अब उसको जो पोजीशन मिली थी, जो उसको इम्पोर्टेंस मिली थी फिल्म इंडस्ट्री में, कि उसको एक सोफिस्टिकेशन दिखाना है, दैट शी हैड फाउंड हर सेल्फ capitulated into. She never quite recovered from the terror she felt that day. That was the end of a brief and brilliant acting career. The legal advisor, who was also a member of the story department, had unwittingly brought about that sad end. Now after this incident she couldn't act ever again, क्योंकि उसकी डेथ हो जाती है. She commits suicide. Here the legal advisor was the only person who act this, जिसकी वजह से उस एक्ट्रेस की जो है वो एंड हो गया था. नेक्स्ट जो उसका लीगल एडवाइज़र था, ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ स्टोरी डिपार्टमेंट. वो जो मेंबर था स्टोरी डिपार्टमेंट का, अनविटिंगली मीन्स अनइंटेंशनली ब्रॉट अबाउट दैट. अब वो उतना उसने भी नहीं सोचा था. जो सब कुछ होता है वो अनइंटेंशनली होता है, किसी की इंटेंशन नहीं थी कि वो मर जाए या कुछ. वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वोर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म खादी धोती विद अ स्लाइटली ओवरसाइड एंड clumsily tailored white khadi shirt. The legal advisor wore pants and a tie and sometimes a coat and looked like a coat of mail. They used to wear khadi dresses in Gemini studios, and the lawyer used to wear only pant, tie and coat, which was like an armor. What is a coat of mail? This is an outfit of armor. मतलब जो सैनिकों की कोट होता था एक तरह का, तो वैसी ड्रेस पहनता था. Often he looked alone and helpless, a man of cold logic in a crowd of dreamers, a neutral man in an assembly of Gandhitis and Khaditis. अब यहाँ पे उसका नेचर बताया है. He was a man of his own logic. He didn't value human feelings and seemed helpless in a world full of literacy. और उसकी he was very different from the rest of them, जो खादिटीज़ थे, जो गांधीटीज़ को फॉलो करते थे और जो खादी को फॉलो करते थे. Like so many of those who were close to the boss, he was allowed to produce a film and अब जो एस वॉसन थे, जो भी उनके क्लोज़र होते थे, वो उनको चांस देते थे टू प्रोड्यूस अ फिल्म, और वो लॉयर को भी एक चांस देते हैं टू प्रोड्यूस अ फिल्म. दो अ लॉट ऑफ रॉ स्टॉक एंड पैनकेक वर यूज्ड ऑन इट. नॉट मच केम ऑफ द फिल्म. नाउ जो उसने मूवी बनाई थी, जो फिल्म में उसने काम किया था लॉयर ने, द लॉयर टू वॉज वेरी क्लोज टू द बॉस, एंड जस्ट एज द ट्रेंड ही गॉट अ चांस फॉर अ मेकिंग अ फिल्म, बट ही कुड नॉट डू वेरी वेल. उसको इतना अच्छा फ़ायदा नहीं हुआ, और वो भी पैनकेक्स का यूज़ करता है उसकी मूवी में. देन वन डे द बॉस क्लोज्ड डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, एंड दिस वॉज perhaps the only instance in all human history where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home. Eventually the boss shut down the story department. जो story department था
वो SS बासन उसको शट डाउन कर देते हैं। एज स्टोरी डिपार्टमेंट वॉज वेरी क्लोज, द पोएट वर रेंडर्ड वर्कलेस अलॉन्ग विद द लॉयर। एट दैट टाइम जो पोइट्स होते थे, जो राइटर्स होते थे, वो उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती थी उस सोसाइटी में और स्टूडियो में स्पेशली। आफ्टर जब उनको डिपार्टमेंट वो बंद करना पड़ा, उनका स्टोरी डिपार्टमेंट जब उनको बंद करना पड़ा, अब वो अकेले पोइट्स को नहीं निकाल सकते थे, सिर्फ तब उनको उस लॉयर को भी वहाँ से निकालना पड़ा। Next, Gemini Studios was the favorite haunt of poets like SDS Yogiyar, Sangu, Subramanyam Krishna Shastri and Harindranath Chattopadhyay. It had an excellent mess which supplied good coffee at all times of the day and for most part of the night. द मेस, अब यहाँ पे मेस के ये डिफरेंट जो राइटर्स थे, पोइट्स थे, उनके यहाँ नेम मेंशन किए हैं राइटर ने। और उसमें इस जेमिनी स्टूडियो में एक मेस भी था, एज यू ऑल नो, जहाँ पे खाना वाना मिलता है। द मेस एट द स्टूडियो वॉज वेरी एक्सेलेंट। इट प्रिपेयर्ड अ नाइस कॉफ़ी विच वॉज अवेलेबल एट डे लॉन्ग, मतलब पूरा दिन, रात या दिन उनको वो अवेलेबल होती थी वो काफ़ी। दोज वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल मीन्ड प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी वॉज रेदर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट। अब क्योंकि वो टाइम जो 1940s का था, तो इंडिपेंडेंस के बाद जो कांग्रेस का जो रूल था, प्रोहिबिशन मीन्स अ लॉ और रूल फॉरबिडिंग समथिंग, जो लॉ है, जो रूल है, उनको नहीं मानना। एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी, वहाँ पे कॉफ़ी के लिए आते थे। एंड वॉज रेदर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट, और अपना एंटरटेनमेंट वो करते थे। बेरिंग द कॉफ़ी बॉयज़ एंड अ कपल ऑफ क्लर्क्स, एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियोज रिलेटेड लेजर अ प्री रिक्विसाइट फॉर पोइट्री। अब जो वहाँ पे जेमिनी स्टूडियो की यहाँ पे बात हो रही है, मोस्टली जो पीपल थे दे रेडिएट, मतलब फैलाते थे लेजर, आलस था उनमें। और जो प्री रिक्विसाइट मतलब रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड थे जो पोइट्री के लिए, सिर्फ वही थोड़े से हार्ड वर्किंग थे। मोस्ट ऑफ देम वोर खादी, और जो जितने भी वो लोग थे वो खादी पहनते थे। दे यूज टू वेयर खादी एंड वर्शिप्ड गांधी जी, बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द faintest appreciation for political thought of any kind. नाउ जो लोग खादी पहनते थे, उसका मतलब ये नहीं होता था कि सभी लोग क्या है उनमें पेट्रियोटिज्म है। दे यूज टू वेयर जो कि खादी से बने होते थे फैब्रिक्स, एंड रिस्पेक्टेड गांधी जी की रिस्पेक्ट करते थे नो डाउट, फॉर इट्स प्रिविलेंस, बट वर नॉट पोलिटिकली इंक्लाइंड। फेंटेस्ट मीन्स छोटा सा। मोस्ट ऑफ द पोइट्स वर clothes made up of khadi fabric and respected Gandhi ji for its prevalence, but were not politically inclined. Next, naturally they were all averse to the term communism. They hated the term like communism. Why they hate communism? They thought that the communist was a godless man. They thought that the communist didn't love his family. He had no filial or conjugal love. Filial means relation to son or daughter. अपनी फैमिली के लिए उनको कोई अफेक्शन नहीं होता था। Conjugal means मैरिड लाइफ, जो उनकी मैरिटल वाइफ होती थी, उनके लिए कोई अफेक्शन नहीं है। He had no compunction. Compunction means feeling of guilt about किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन, क्योंकि जो कम्युनिस्ट होते हैं उनकी थिंकिंग होती है वो मतलब देश के लिए काम करते हैं। वो एवरी पर्सन को, मतलब हर एक इंसान को अपना मानते हैं, उनके लिए फैमिली कोई मैटर नहीं करती है। ऐसा बोला जाता है कि वो दे किल देयर पेरेंट्स, दे कैन किल देयर चिल्ड्रन। ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल। जो अनजान लोग हैं, जो इनोसेंट पीपल है, और वो ये क्या करते हैं, दे स्प्रेड अनरेस्ट, अशांति फैलाते हैं, वायलेंस फैलाते हैं। सच नोशंस विच प्रीवेल्ड
Everywhere else in South India at that time also naturally floated about vaguely among the khadi clad poets of Gemini Studios, क्योंकि इस जेमिनी स्टूडियो जो है वो साउथ इंडिया में है और वहाँ पे इस चीज़ का इन्फ्लुएंस बहुत था कम्युनिज्म का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जब एंड हुआ था उस टाइम पे हिटलर था, हिटलर के मरने के बाद जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाती है, वो एक तरह से कम्युनिस्ट था। तो उस टाइम पे एक थिंकिंग जो थी कम्युनिस्ट की वो बहुत ही ख़राब थी, इसलिए वो हेट करते थे कम्युनिज्म के नाम से भी। एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग। अब इसका जो एविडेंस है वो बाद में मिले। व्हेन फ्रैंक बुचमन्स मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी सम 200 strong visited Madras sometime in 1952, they could not have found a warmer host in India than the Gemini Studios. French Bushman's Moral Rearmament Army (MRA), consisting of 200 people, came to Madras in 1952. They could not have found a warmer host in India. इससे पहले इतनी हॉस्पिटैलिटी कहीं पे भी उनको नहीं मिली जितनी इंडिया में जेमिनी स्टूडियो में मिली थी। सम टाइम कॉल द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस। ये जो ग्रुप था ये इंटरनेशनल सर्कस का एक ग्रुप था। दे वरंट वेरी गुड ऑन द ट्रेपेजी, इवन दो दे वर नॉट वेरी गुड इन ट्रेपेजी and their acquaintance with animals was only at the dinner table. Although उनका जो बिहेवियर था वो ट्रेपेजी के साथ इतना अच्छा नहीं था, and the only association they had with animals, उनका जो एसोसिएशन था, जो अफेक्शन था वो एनिमल्स के साथ था, was at the dinner table, जो कि बहुत अच्छा होता था। They did not interact with animal as was done in a circus. But they presented two plays in a most professional manner. Their Jonathan Valley and The Forgotten Factor ran several shows in Madras, and along with the other citizens of the city, the Gemini family of 600 saw the plays over and over again. There are two plays that were performed with full प्रोफिशेंसी एंड प्रोफेशनलिज्म के साथ उन्होंने जो दो प्लेस किए थे, दे गॉट अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन, उसमें उनको बहुत एप्रिसिएशन मिला था। कहाँ पे? देयर जॉनथन वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर, दीज वर दी टू प्लेस जिसमें उनको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला था। रैन सेवरल शोज इन मद्रास एंड अलॉन्ग विद द अदर सिटीजन ऑफ द सिटी, द Gemini family of 600 saw the plays over and over again. Even जो Gemini स्टूडियो के जो मेंबर्स थे उन्होंने 6 टाइम इनके प्लेस को देखा था। While they performed it again and again in different parts of the Madras, the message of the plays were usually plain and simple homilies. What is homilies? Homilies means a tedious moralizing lecture or religious, मतलब एक हेयर जो मैसेज ये लोग देते थे अपने प्लेस के थ्रू वो बहुत होमिलीज होते थे, मतलब एक रिलीजियस मैसेज देते थे। बट द सेट्स एंड कस्टम्स वर फर्स्ट रेट, और जो कस्टम्स थे जो उनके वो फर्स्ट रेट थे। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर terribly impressed, and for some years almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jonathan Valley, with the bare stage, a white background curtain and a tune played on the flute. Both Madras and Tamil drama community were terribly impressed. वो बहुत impressed थे उन लोगों से। for some year उन्होंने भी Tamil plays had a sunrise, उनमें they set sunset and sunrise in a way inherited from, उन्होंने जोनाथन वैली से ये लिया था कि उसमें जो बैकग्राउंड होता था कर्टन का वाइट बैकग्राउंड, एंड वो ट्यून प्ले करते थे एट बैकग्राउंड on the flute. It was some years later that I learned that the MRA was a kind of counter movement to international communism, and the big bosses of Madras like Mr. Vasan simply played into their hands. Here the MRA was opposed to communism
and people like Mr. Watson, the boss, was suffering at their hands. I am not sure, however, that this was indeed the case, for the unchangeable aspects of these big bosses and their enterprises remained the same, MRA or no MRA, international communism or no international communism. The staff of Gemini Studios had a nice time hosting 200 people of all hues and sizes. Here the audience and the staff of Gemini Studios had a great time hosting 200 people from over 20 nationalities. उन्हें नहीं मालूम था कि ये लोग कौन थे. जो MRA है वो इंटरनेशनल कम्युनिज्म से रिलेट करते हैं. इट वॉज सच अ चेंज फ्रॉम द यूजुअल collection of crowd players waiting to be slapped with thick layers of makeup by office boy in the makeup department. It was such a change. अब उसमें वहाँ पे change देखने को मिला from the usual collection of crowd. जो crowd players जो वहाँ पे जेमिनी स्टूडियो में प्ले करते थे, प्लेयर्स थे, waiting to be slapped with, और उनको जो मेकअप करना पड़ता था थिक लेयर्स का जो पैनकेक से, बाय ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट. A few months later, the telephone lines of the big bosses of Madras burst, and once again we at Gemini Studios cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. Here they got another chance to welcome another visitor to Gemini Studio. All they said that he was a poet from England, the only poet from England. The simple Gemini staff knew or heard of were Wordsworth and Tennyson. The more literate ones knew of Keats, Shelley and Byron, and one or two might have faintly come to know of someone by the name Eliot, who was the poet visiting the Gemini Studios now. People of Gemini Studio guessing that about the visitor. People knew a few poets like Wordsworth, Tennyson or another. He is not a poet, he is an editor. That's why the boss is giving him a big reception. Watson was also the editor of the popular Tamil weekly Ananda Vikatan. Now the next going to visit the studio was not a poet but an editor of newspaper. और जो वो भी खुद भी एक एडिटर थे, वो डेली न्यूज़पेपर है उसके एडिटर थे. द बॉस वॉज ऑल्सो प्लानिंग टू गिव हिम अ ह्यूज वेलकम. इवन मिस्टर वॉटसन वॉज द एडिटर ऑफ फेमस तमिल वीकली मैगजीन आनंदा विकातन. He wasn't the editor of any of the known names of British publication in Madras, that is those known at the Gemini Studios, since the top men of the Hindu were taking the initiative. The surmise was that the poet was the editor of a daily, but not from the Manchester Guardian or the London Times. Surmise means to guess. Here who was the visitor? अभी ये सस्पेंस है, अभी गेसेस हो रहे हैं बहुत सारे कि कौन हो सकता है. ये कोई ब्रिटिश पब्लिकेशंस की तरफ से भी नहीं है, कोई जिसको वो जानते हैं इन मद्रास, दैट इज़ दोज. कोई जेमिनी स्टूडियो से भी नहीं है. सिंस द टॉप मैन ऑफ द कोई हिंदू न्यूज़पेपर का एक आदमी था जिसने इनिशिएट लिया कि उसने थोड़ा सा गेसिंग करने की कोशिश की. वॉज दैट पॉइंट वॉज द एडिटर ऑफ अ डेली, कि वो एडिटर ऑफ डेली का कोई एडिटर है, ठीक है, बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन और द लंदन टाइम्स. ये दोनों न्यूज़पेपर का कोई एडिटर नहीं है, डेली का को एडिटर है कोई. जो नेक्स्ट विजिटर आ रहा है, दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू. At last, around 4 in the afternoon, the poet, because there were many famous publishing houses in Madras that had been set up by the British, क्योंकि ब्रिटिशर्स का टाइम था, इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे और उन्होंने बहुत सारे पब्लिकेशन हाउसेस स्टार्ट किए थे, विच एवरीवन एट जेमिनी स्टूडियोज नो. At last, around 4 in the afternoon, the poet or the editor arrived. Here the guest finally arrived at around 4 in the afternoon. He was a tall man, very English, very serious, and of course very unknown to all of us. He was very tall and had a serious looking British face.
because he was unknown to all of them, battling with half a dozen pedestal fans on the shooting stage. The boss read out a long speech. It was obvious that he too knew precious little about the poet or the editor. Here Mr. Basan welcomed him with a speech. It was very evident that he knew about him just as little as other did. जितना दूसरे जानते थे उतना ही जानते थे एस वॉसन भी उनके बारे में. The speech was all in the most general terms, but here and there it was peppered with words like freedom and democracy. The speech was very general, but they could not hear words like freedom and democracy. जितना उनको समझ आ रहा था सिर्फ उनको freedom और democracy ये दोनों words ही समझ में आ रहे थे, जो listeners थे, जो audience थे in Gemini Studio. Then the poet spoke. He couldn't have addressed a more dazed and silent audience. No one knew what he was talking about, and his accent defeated any attempt to understand what he was saying. Now it was the time for the poet. No one could understand a word he was saying because of his British जो इसका accent था उसके वजह से वो समझ नहीं पा रहे थे. सिर्फ वो only वो freedom and democracy का word ही सुन पा रहे थे, समझ पा रहे थे. The visitor, जो visitor था, he also confused. The whole thing lasted about an hour. 1 घंटे तक ऐसे ही चलता रहा. Nobody could understand even a single word. Then the poet left and we all dispersed into. People could not understand the reason why a British poet was there at a Gemini Studio. What is an English poet doing in a film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people? People couldn't understand the reason why a British poet was there at a studio that made Tamil film, and in between people who couldn't afford the develop a taste for English poetry, क्योंकि उनको English की कोई समझ नहीं थी. People whose lives the least afforded them the possibility of cultivating a taste for English poetry. The poet looked pretty baffled too. Even he was also confused. Poet was also confused, for he too must have felt the sheer incongruity of his talk about the thrills and travels of an English poet. Incongruity means unsuitable. Even the poet was very unsuitable to talk about the thrills and travels. जो भी उसका efforts था, जो वो सिखाना चाह रहा था लोगों को, वो कुछ कन्विंस नहीं कर पा रहा था. His visit remained an unexplained mystery, and his visit was indeed a mystery. The great prose writers of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of the genius. Here author want to tell us that जो प्रोज राइटर्स हैं वो कभी एडमिट नहीं करते, बट उसका जो कन्विक्शन है, जो उसकी फीलिंग है टुवर्ड्स प्रोज राइटिंग, तो वो काफ़ी ट्रू है. वो लोगों को परस्यू कर सकता है, मना सकता है. इट इज़ फॉर द पेशेंट, परसिस्टेंट, परसवरिंग drudge with a heart so shrunken that nothing can break it. Rejection slips don't mean a thing to him. He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and sends it to another editor, enclosing postage for the return of the manuscript. Pursuing means confused a course of action despite failure. Drudge means a person who work in a law service. Here the writer knows the value of patient, persistent, मतलब उसको सारे लॉज पता हो और वो अफेक्शन हो, उसको फेलियर का डर ना हो. विद अ हार्ट और श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, और उसको कोई भी बात उसको तोड़ ना सके. रिजेक्शन, उसको रिजेक्शन से भी कोई फ़र्क ना पड़े. एट वन सेट्स अबाउट मेकिंग अ फ्रेश कॉपी ऑफ अ लॉन्ग प्रोज पीस. उसके बाद वो एक लॉन्ग कॉपी ऑफ प्रोज पीस की लिखता है, एंड सेंड्स इट टू अनदर एडिटर, एंक्लोजिंग, अपने
एनक्लोज करके उसको पोस्टेज के साथ और एक मैन्युस्क्रिप्ट में उसको भेजता है. इट वॉज फॉर सच पीपल दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड अ टाइनी अनाउंसमेंट इन एन insignificant corner of an unimportant page, a short story contest organized by a British periodical by the name The Encounter. Unimportant page means न्यूज़पेपर में जो एक्स्ट्रा जो एडवर्टीजमेंट के लिए जो पेजेस होते हैं वहाँ पे एक अनाउंसमेंट थी. व्हाट वाज इन इट? द हिंदू हैड एडवर्टाइज. जो हिंदू थी, द हिंदू न्यूज़पेपर, उसमें एक एडवर्टीजमेंट थी दैट वाज अ शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज बाय अ ब्रिटिश, जो कि ब्रिटिश पीरियोडिकल ने ऑर्गेनाइज करी थी और उसका नेम था द एनकाउंटर. Of course, the encounter wasn't a known commodity among the Gemini literati. I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum. Here, the editor, the writers at Gemini Studio decided to spend money on mailing his entry and sending it to England. In those days, the British Council Library had an entrance with no long-winded signboards and notices to make you feel you were sneaking into a forbidden area. And there were copies of the encounter lying about in various degrees of freshness almost. Here he visited the British Council Library to get information. At the library he saw many copies of encounters. कुछ ऐसी भी बुक्स थी जिनको अभी अनटच थी, किसी रीडर ने उसको रीड भी नहीं किया था इवन. When I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shrunken heart. It was the poet who had visited the Gemini Studios. अब Gemini Studio में बिफोर कौन आया था? I felt like I had found a long lost brother, and I sang as I sealed the envelope and wrote out his address. The editor's name rang bell in the narrator's heart. He felt that he had found a long lost brother. I felt that he too would be signing the same song at the same time. Long lost brothers of Indian films discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film. Stephen Spender, Stephen, that was his name. जो पोएट था उसका नेम था स्टेफन स्पेंडर, जो कि उसमें बुक में लिखा हुआ था उस एडिटर का. स्टेफन स्पेंडर, एन इंग्लिश पोएट एसिस्ट हु कंसंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास स्ट्रगल, जो कि डिफरेंट सोशल इनजस्टिस के बारे में, क्लास स्ट्रगल के बारे में जो ऐसे लिखते थे, जो उनको कंट्रास्ट करके एक पोइम बनाते थे. And years later, when I was out of Gemini Studios and I had much time but not much money, anything at a reduced price attracted my attention. Many years later, when the narrator left Gemini Studio, he had plenty of free time. वो बहुत फ्री रहता था जब उसने Gemini Studio को छोड़ा, but not much money. Discounted goods, अब वो क्या करता था? Goods on sale attracted. कुछ जो सामान बिक रहा था उसकी तरफ उसका अटेंशन होता है. क्या होता है उसमें? On the footpath in front of the Madras Mount Road post office, there was a pile of brand new books for 50 paise each. Once he come across books being sold on the footpath outside the post office located on the Madras for 50 paise each. Actually, they were copies of the same book. An elegant paperback of अमेरिकन ओरिजिन, और उसका जो पेपर बैग था, उसका जो कवरिंग थी वो अच्छी थी. स्पेशली लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन, और वो सस्ती थी स्टूडेंट्स के लिए जो प्रेफर नहीं करते थे कॉस्टली बुक्स को लेना. In connection with the 15th anniversary of the Russian Revolution, I paid 50 paise and picked up a copy of the book, The God That Failed. Now he picked up a book by giving 50 पैसे, क्योंकि ये 15th एनिवर्सरी थी रशियन रेवोल्यूशन की. उसने जो बुक खरीदी उसका नेम था द गॉड दैट फेल. 6 eminent men of letters in 6 separate essays described their journeys into communism and their disillusioned return. Andre Gade, Richard Wright,
Ignazio Salone, Arthur Koestler, Louis Fisher, and Stephen Spender. Here, author paid 50 paise and took a copy of the book titled जिसमें नेम लिखा था The God That Failed by 6 famous men. उसमें फिर से उस पर 6 डिफरेंट फेमस मैन के जो एसेज लिखे थे, who wrote about communism, जिन्होंने कम्युनिज्म के बारे में लिखा था उस बुक पे. एंड दीज वर द नेम्स जो कि मेंशन थे उस बुक के ऊपर. ही वॉज शेकन. नाउ द ऑथर वॉज शूक आफ्टर सीइंग द नेम ऑफ स्टेफन स्पेंडर. The writer, different writers were there. As the writers read the name Stephen Spender, the book became important for him. The book assumed tremendous significance, क्योंकि उसका significance था उस बुक का, बिकॉज वो स्टेफन स्पेंडर ने लिखी थी. स्टेफन स्पेंडर, द पोइट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज. इन अ मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड lit up by a hazy illumination. The reaction to Stephen Spender at Gemini Studios was no longer a mystery. The boss of the Gemini Studios may not have much to do with Spender's poetry, but not with his God that failed. Here, उसके लिए, राइटर के लिए ये ऐसा मोमेंट था कि उसके जो डार्कनेस थी उसके आगे वो हट गई थी, वो ब्लैकनेस हट चुकी थी. द रिएक्शन टू स्टेफन स्पेंडर, उसका जो रिएक्शन था कि वो जेमिनी स्टूडियो में विजिट कर चुका था, वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री. अब उसकी वो मिस्ट्री ख़त्म हो गई थी कि वो पर्सन जो लेक्चर दिया था, जिसने जो पोइट आया था, वो कौन था? स्टेफन स्पेंडर. द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोइट्री. द बॉस एट जेमिनी स्टूडियो मे नॉट बी कंसर्न विद स्पेंडर्स पोइट्री, बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड. मतलब उससे उसको कुछ लेना देना नहीं था. दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर.